हाय एवरीबॉडी। आई होप आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से मेहनत चल रही होगी, हार्ड वर्क चल रहा होगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया होगा। बच्चों, अब मौका आ चुका है, अब समय आ चुका है कि हम अपने रिवीजन को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करें और देखें कि क्या हमसे एक्चुअली में क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग पार्ट ए के मिक्स बैच ऑफ क्वेश्चंस को देखें। एक होता है तरीका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने का और दूसरा होता है कि हम लोग मिक्स बैग यानी कि अलग अलग चैप्टर से जो भी रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे उनको देखें। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। बच्चों, रफली अराउंड अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करें तो रफली अराउंड 10 to 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं पेपर में। यानी कि अगर आपने लास्ट 3 साल के पेपर लगा लिए तो आपको रफली अराउंड 10 to 15 मार्क्स तो रिपीटेड बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे आराम से। और ऐसे में आपको समझ में भी आ जाता है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, और किस केसेस में जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपके साथ गेम खेल सकता है और किस में नहीं। तो आ जाओ बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज हम लोग सिर्फ पार्ट ए को डील करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो पाते उतने करेंगे, बाकी फिर हम लोग सब्सिक्वेंट सेशंस में करते जाएंगे। ठीक है। मेरी आपसे क्या उम्मीद होगी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपसे मेरी उम्मीद होगी कि आप आंसर बताएं, आप देखें कि आपको आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा, खुद से कोशिश करें और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लिख के भी देखेंगे ताकि भाई हमें पता चले कि आंसर को एक्चुअली में लिखना कैसे है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर यानी कि एग्ज़ाम के अंदर। सर, क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पे, ये आपका दिसंबर 2025 का पेपर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास, 5 स्कूल फ्रेंड्स दीपंजन, प्रोसेंजित, सब्रानी, Chandranath and Lipika, having brilliant academic record, completed 30 years of service in their respective organization and after retirement decided to do something together which they were all passionate about throughout their life. With this motive, they incorporated a private limited company in June 2017 named Advanced Engineering Advisory Solution Private Limited to provide engineering advisory services to entities operating in fertilizer and chemical industry. The registered office of the company is situated in Pune. अब सर, ये क्वेश्चन पढ़ते से हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये पैराग्राफ कोई रेलेवेंस का नहीं है, इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। In order to expand the operation, they gradually converted the private limited company into public limited company in May 2021. As on date, there are 6 directors, of which Dipanjan is executive director and Sabrani the managing director. Lipika has been appointed as chief executive officer in last year. In February 2023, the company purchased 70% equity shares of Bright Technologies Private Limited, a Hyderabad-based company which had substantial market share in providing consulting engineering services and was recording consistent good profit for last few years. You have been appointed as CS in the company 2 months ago, ahead of the board meeting in December 2025. Dash and Dash has placed the following case situation before you for noting pursual and advisory. कि भाई वो आपको कह रहे हैं कि चलो बताओ भाई, और मेरे ख्याल से यही आपके सब्सिक्वेंटली क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। ठीक है सर, केस 1 क्या है यहाँ पे? केस 1 आता है, अच्छा पहला ही क्वेश्चन उन्होंने आपसे 20 नंबर का पूछा है। आप देख सकते हो बच्चा जो होगा ना लार्जली इसी क्वेश्चन पे घबराएगा। झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन पे घबरा जाएगा कि अरे बाप रे ऐसा तो क्या ही पूछ लिया। घबराना नहीं है, क्वेश्चंस विल बी लार्जली इजी ओनली। हो सकता है कि वो लोग फैक्ट्स वगैरह बड़ा कर दे थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन आसान ही होगा। चलो, द कंपनी AEASPL हैज़ 10% preference share capital shown in its balance sheet. The company defaulted in repayment of interest on term loan taken from DHFC Bank, दो द प्रिंसिपल पार्ट वॉज ड्यूली पेड इन टाइम। तो भाई यहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट रीपेमेंट पे दिक्कत कर दी है, जबकि प्रिंसिपल पार्ट तो पे कर दिया था।
The bank directed the company not to pay dividend to the shareholders, including the preference shareholders. Due to such communication from the bank, the company failed to distribute the dividend on preference shares within the statutory time limit. चलिए, आप बताइए क्या ऐसे में इनको डिविडेंड पे करना था या नहीं करना था? शुड दे हैव पेड द डिविडेंड और नॉट, इज द क्वेश्चन यहाँ पे. बताओ. और जो भी सब्सिक्वेंटली इसको यूट्यूब पे देखेगा, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको पॉज कर लीजिएगा. अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से अपना आंसर लिखिएगा. दैट विल बी रियली ग्रेट. बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका. भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जामिनर ने ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है. ट्रिकी इन व्हाट सेंस? सर हमें ये चीज़ पता है कि इक्विटी शेयर्स पे आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते. इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड नहीं पे किया जा सकता अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो. ठीक है सर. अब यहाँ पे यूजुअली बच्चा सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देता है. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सर डिफ़ॉल्ट आपके इंटरेस्ट का है और शेयर्स आपके प्रेफरेंस शेयर्स है. तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा कि अरे यार प्रेफरेंस शेयर्स को तो डिविडेंड दे ही दो यार, यानी वो तो फिक्स्ड वाले होते हैं, उनको तो मिलना ही उनको तो देना ही पड़ता है. बट याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है एक सेकेंड. हाँ सर, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यार आपका जो डिविडेंड होता है वो नहीं पे किया जा सकता अगर आपने कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया है तो. अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड पे नहीं करोगे कोई भी तरीके का. सर डिफ़ॉल्ट भली प्रिंसिपल पार्ट का हो या फिर इंटरेस्ट का हो, उससे हमें मतलब नहीं है. और डिविडेंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर आपका प्रेफरेंस का हो या फिर इक्विटी का हो, हमें मतलब नहीं है. आप कोई भी प्रकार का डिविडेंड यहाँ पे नहीं कर सकते. सर अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये तो सिंपल ही है आपका आंसर. यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए आपका प्रोविज़न, जिसके अंदर आप बताओगे कि सर आपका लॉ क्या चीज़ कहता है. अब अगर आपको एग्जैक्टली लॉ नहीं भी ध्यान है तो भी याद रखिएगा कि आपको इतना तो ध्यान होगा ही कि यार डिफ़ॉल्ट होने पे डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता. सर उसके बाद आप लिखोगे एनालिसिस, जिसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स को मिक्स करोगे विथ लॉ. बेसिकली आप बताओगे कि इस केस में वो इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं कर पाए थे, साथ ही साथ में जो डिविडेंड पेमेंट था वो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं कर पाए थे. भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, आप कोई भी प्रकार का डिविडेंड पे नहीं कर सकते अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन. तो भाई यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, हेंस नो डिविडेंड कैन बी पेड. क्या अपन को समझ आया कैसे आंसर लिखना है? एक बार बता दो. आज एक तो मैं ना छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पेपर दे के आने वाला हूँ. भाई बार्बर ने क्या बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे बाल कर दिए, एकदम मज़ा ही आ गया देख के. बताओ जी. यस. चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2. द कंपनी हैड क्लोज्ड इट्स अच्छा, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था अगर मैं आपसे पूछूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का. इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ने पे आपका क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो आपको इन डेप्थ बेसिस पे ही पढ़ना पड़ेगा. और अगर इन डेप्थ बेसिस पे रिवीजन करना है तो आप जो मेरा मैराथन डला हुआ है वो जाके देख सकते हो. उसके अंदर एकदम क्रिस्प और डिटेल में जाके मॉड्यूल का एक एक टॉपिक जो है उसको कवर किया है मैंने. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The company had closed its register of members in May, August and October in the year 2025 for 12, 10 and 15 days respectively for corporate actions. The board of directors is considering closing the register in December 2015
फॉर अनदर 14 डेज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सर कर सकती है नहीं कर सकती है? पहले कितना कर चुकी है सर? 12, 10 और 15 दिन, यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 37 डेज के लिए ऑलरेडी कर चुकी है। सर कर सकती है नहीं कर सकती है? अजी कर सकती है नहीं कर सकती है? वेरी गुड, क्या बात है, मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छे से आंसर आता है। वेरी गुड बच्चे। सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रोविज़न हमें यहाँ पे क्या बताता है? प्रोविज़न हमें कहता है सर कि भाई आपको क्लोजिंग ऑफ बुक्स अलाउड है। अच्छा वैसे मैंडेटरी होता है या नहीं होता क्लोजिंग ऑफ बुक्स? क्लोजिंग ऑफ बुक्स इज़ नॉट मैंडेटरी, करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। क्लोजिंग ऑफ बुक्स हम लोग कितने समय के लिए कर सकते हैं सर? सिंगल इंस्टेंस पे मैक्सिमम जो आपको अलाउड होता है वो होता है 30 डेज का। एक बार में आप 30 दिन के लिए ही बंद कर सकते हो। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर हम ईयरली बात करें तो 45 डेज के लिए आप बंद कर सकते हो। सर यहाँ पे इन्होंने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई की हुई है कि सर सिंगल बेसिस पे इन्होंने 30 दिन से कम के लिए ही बुक्स क्लोज की है, जो हमें दिख पा रहा है 12, 10, 15, यानी टोटल 37 डेज। अब वो क्या कह रहे हैं कि एडिशनल 14 डेज के लिए क्लोज कर दे क्या? सर 37 + 14 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 51। 51 डेज सर अलाउड ही नहीं है। मेरे को मैक्सिमम कितने डेज अलाउड है? 45 डेज अलाउड है। तो नहीं सर मैं इतना यहाँ पे नहीं कर सकता, ये 51 डेज जो हो जाएगा ये बिल्कुल गलत होगा, तो इसको मैं यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, 14 डेज का आपका यहाँ पे पीरियड अलाउड नहीं होगा। सर मैक्सिमम फिर कितना अलाउड हो सकता है? मैक्सिमम 8 डेज अलाउड हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। सर आगे हम लोग कहते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने यहाँ पे। AESPL हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम जगदीश, वन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर जिशु, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स। इन द मीन वाइल जैस्मिन, स्पाउस ऑफ जिशु, being a joint holder of shares along with Jishu, also approached the company for transmission of those 500 equity shares in her favor। भाई ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? जगदीश को करेंगे या जैस्मिन को करेंगे? एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये इंस्टीट्यूट को इतने कंफ्यूजिंग नाम रखने में मज़ा क्या आता है? जगदीश, जैस्मिन, जिशु, भाई कुछ नॉर्मल नाम रख लो। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। भाई जगदीश को मिलेगा, जैस्मिन को मिलेगा, बीवी को मिलेगा, बेटे को मिलेगा, किसको देगा तू? किसको दे दे सर? भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अपना चैप्टर जो है ये वाला आपका शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा है। शेयर एंड शेयर कैपिटल के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा है ट्रांसमिशन का। सर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने जो एसेट्स यानी शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हो टू सम अदर पर्सन। जब अपन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसमिशन। याद हो तो अपन ने इसके रिलेटेड 3 वर्ड्स भी पढ़े थे, याद आ रहे तुम लोगों को? ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन। सर ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जब आप अपने शेयर्स को किसी और व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, फॉर मनी या फिर फॉर कंसिडरेशन अगर आप सेल कर रहे हो। जबकि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र टू लीगल हेयर्स इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई अगर आपका मान लीजिए डेथ हो गई है तो किसको जाएंगे शेयर्स? अगर इंसॉल्वेंसी हो गई है तो किसको जाएंगे शेयर्स? ये ट्रांसमिशन बताता है। सर इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका कभी भी जॉइंट, अच्छा पहली बात तो हम लोग याद करते हैं, सिंगल अगर शेयर होल्डर है तो सिंगल शेयर होल्डर के जो भी शेयर्स होंगे वो हमेशा उसके नॉमिनी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे बच्चे? नॉमिनी के पास जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो भाई जॉइंट शेयर होल्डर्स में अगर एक की डेथ होती है ना, इफ वन डाइज, तो भाई जो शेयर्स होंगे वो आपके सेकंड सर्वाइविंग जॉइंट शेयर होल्डर के पास जाएंगे। सेकंड सर्वाइविंग शेयर होल्डर के पास जाएंगे। सर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में
आपकी जो जैस्मिन थी वो क्या थी, जॉइंट शेयर होल्डर थी। तो सर ऐसे सिचुएशन में आपके शेयर्स किसको जाएंगे, जॉइंट शेयर होल्डर को यानी कि जैस्मिन को यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके ये जो है मिस्टर जिशु, अगर इनकी डेथ हो गई है तो ऐसे सिचुएशन में जगदीश को शेयर्स नहीं जाएंगे, जो आपके लीगल जो आपका जॉइंट शेयर होल्डर जिंदा है उसको शेयर्स जाएंगे। ठीक है सर, आगे हम लोग बात करते हैं। दीपंजन अपडेटेड हिज कलीग्स दैट बीसीडी कंपनी अ एलएलपी ऑफ ऑडिट फर्म, अ एलएलपी, ये ऑडिट फर्म होना चाहिए, अ ऑडिट फर्म is the present statutory auditor of Bright Technologies Private Limited. The audit fees charged by them is 85,000 rupees. The board of directors of AESPL resolved to assign investment advisory services to BCD and company at a fees of 50,000 rupees. Palak, a secretarial advisor of the company, objected to this resolution stating it is invalid. बताओ भाई, पलक को पालक पनीर खिलाने की ज़रूरत है या नहीं है? यानी कि पलक सही कह रही है, गलत कह रही है? भाई इस क्वेश्चन ने, ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसने लार्जली डिसाइड कर दिया होगा कि कौन ये पेपर निकालेगा और कौन नहीं निकालेगा। बताओ भाई। बताओ भाई, क्या जवाब होगा तुम्हारे हिसाब से? कहो न कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ सनम। बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ पे हम लोग कहते हैं, सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपके जो, अच्छा अगर याद हो तो अभी हमने रिसेंट में ही अपना जो अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर्स है, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, इसका मैराथन लिया था। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यार ऑडिटर्स जो होते हैं वो कुछ आपके प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। याद आ रहा है तुम लोगों को? सर कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज देने से इनको एब्सोल्युटली प्रोहिबिट किया जाता है अगर वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है तो। ये मैंने आपको याद हो तो बताया भी था कि सर ये बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, ये तक मैंने आपको बोला था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। सर ऐसे में हम लोग कहते हैं कि ये जो आपके ऑडिटर्स हैं, अगर वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं यानी ऑब्वियसली, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी, अगर आपको याद आ रहा हो सर, वो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, या फिर बुक कीपिंग की सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना ही आपको कर सकते, ना ही आपकी होल्डिंग या सब्सिडरी को कर सकते हैं। तो सर भले ही यहाँ पे ये सब्सिडरी के आपके ऑडिटर्स थे तो ये होल्डिंग कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते सर्विसेज, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, आंसर कैसे लिखना है? सर आंसर लिखने के लिए प्लीज़ याद रखिएगा, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको हमेशा प्रोविज़न लिखना है, आपको बताना है कि सर लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एनालिसिस के अंदर फैक्चुअली चीज़ें बतानी है। अच्छा सर, प्रोविज़न में सिर्फ जो अपना रेलेवेंट पॉइंट है वो लिख के आ जाए वो चलेगा, या फिर नहीं हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए? आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो आपका आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो लिख के आओ, और उसके बाद फिर आप एनालिसिस में बताओ कि इन दिस केस जो आपके ऑडिटर्स थे वो ये जो भी कंपनी है BTPL उसके लिए अपॉइंट हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से
दे वर अपॉइंटेड एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स, सेक्रेटेरियल नहीं सॉरी, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, तो ऐसे सिचुएशन में उनको कुछ सर्विसेज वो प्रोहिबिटेड थे प्रोवाइड करने से। तो आपको इस तरीके से प्रॉपरली अपना आंसर बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन भी बताना पड़ेगा, जिसके अंदर आप बताओगे कि हाँ भाई यहाँ पे हम इन लोगों को प्रोहिबिट करते हैं, और हेंस जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, आपका सेक्रेटेरियल एडवाइज़र का जो ओपिनियन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए, आई होप ये बात अपन को समझ में आई होगी। आगे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, ये 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, 15 नंबर का क्वेश्चन था, माय बैड। सर आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, द शेयर होल्डर्स ऑफ ECAPL हैड पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन डैश एंड डैश altering its article of association, empowering the directors to require any shareholder who is doing competing business with the company's business to transfer his shares to directors by board. Pradeep, a shareholder carrying on a competing business, challenged the validity of the alteration of articles. बताओ भाई, सर आर्टिकल्स को करेक्टली ऑल्टर किया गया है या नहीं किया गया है? बताइए भाई, जवाब दीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा इसका जवाब? बताओ भाई, जवाब दे दो। नहीं, पर क्या मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ? द क्वेश्चन इज, क्या मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ? कैन आई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इज द क्वेश्चन। क्या मैं AOA ऑल्टर करके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, कायदे से अगर बात की जाए, अगर रीजनेबली देखी जाए बात, तो आपका ना AOA कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, सो मच सो, कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, सो मच सो, अगर आप किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स के शेयर्स के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो, शेयर होल्डर के ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो AEASPL है, ये तो एक पब्लिक कंपनी है, तो इसके ऊपर तो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि भाई आप शेयर ट्रांसफ़र या ओनरशिप पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हाउएवर एक केस आया था, एक जजमेंट आया था, जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी,
तो दैट विल बी ओके। दैट विल बी अलाउड। सर कायदे से देखा जाए तो पब्लिक कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके जो शेयर्स होते हैं एज पर सेक्शन 44 मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वो प्राइवेट कंपनी के केस में लगाया जाता है। पब्लिक कंपनी के केस में आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो सर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपका एक डिसीजन आता है। डिसीजन का नाम क्या है आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको याद है या नहीं है। लेट्स सी। तो भाई ये डिसीजन जो है उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, कि भाई उस रिस्ट्रिक्शन से कंपनी का ही बेनिफिट होगा, तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो सिर्फ उसके लिए लगाया गया है कि अगर आप कंपीटिंग बिजनेस कोई सा कर रहे हो तो फिर आप हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करोगे, और अगर करते भी हो तो आप उसको डायरेक्टर्स को सेल कर दोगे अपने शेयर्स को। तो इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है वो उस डिसीजन के कारण से वैलिड बन जाता है कि हाँ ठीक है इस तरीके का डिसीजन हमें चलेगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। सर केस का नाम क्या है? सर केस का नाम है आपका साइड बॉटम वर्सेस केशो। अभी अगर तुम्हें ध्यान हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर? ग्रीन रूट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। The board proposed to offer a fixed interest of 9% per annum and plans to secure the deposit through a charge on certain movable asset. State what are the terms and conditions of deposits from its members under the provisions of the Companies Act. सर ये तो जस्ट हमने कल ही रिवाइज किया है डेट इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई अगर आप मेंबर से कभी भी पैसा डिपॉजिट्स रेज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि भाई आप सर्कुलर इशू करोगे। सर सर्कुलर आपको आरओसी को भी इशू करना है। सर आपको अपना प्रॉपर तरीके से जो मनी है वो एक्सेप्ट अगर आप करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि यार आप उसको एक प्रॉपर सेपरेट बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट करो। भाई आपको यहाँ पे अपना एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 20% अमाउंट जो है वो 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आई होप ये आपको बात ध्यान हो रहा होगा। सर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, नो डिफ़ॉल्ट। और अगर आप कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट शुड बी सफिशिएंट। अब आप अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर करेंगे? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी सर हमें यहाँ पे प्रोविजन एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एज पर सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ वेरी गुड सर, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल के लिए आप डिपॉजिट ट्रेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ पे आप लिखोगे एज पर, आप अपना आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एज पर सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब अगर आपको सेक्शन याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं याद है तो कोशिश कर लेना कि याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस जो है ना वो सीक्वेंस में ही है। अगर आप डिपॉजिट्स के देखोगे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट अमेलगमेशन के देखोगे, अगर आप बाकी किसी चैप्टर के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ऑलमोस्ट लाइन में ही है, तो उतना याद कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, आप ऐसे शुरू करोगे एज पर सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स आर एज फॉलोज, और उसके बाद आप ये 6 पॉइंट 5 पॉइंट अपने तरीके से लिख सकते हो। सर अगर 3 पॉइंट लिखा तो सफिशिएंट होगा क्या? आई विल रिकमेंड कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो कि 4 से 5 नंबर का 4 से 5 पॉइंट्स तो आप लिखो ही लिखो। ठीक है, तो दिस शुड बी समवेयर इन योर टारगेट। और क्वेश्चन देखें
Sir, examining judicial decision state whether corporate veil can be lifted where the act of the company are in avoidance of welfare legislation. सर, अगर वेलफेयर लेजिस्लेशन के अगेंस्ट कोई आप एक्टिविटी करते हो तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली येस, बिल्कुल की जा सकती है। हमने पढ़ा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमने समझा था कि 6 केसेस होते हैं जिसके अंदर आपके कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें से वन ऑफ द केसेस वेलफेयर लेजिस्लेशन का। इसके अंदर हमने केस भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वर्कमैन एम्प्लॉयड एट एसोसिएटेड रबर इंटरप्राइजेज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंटरप्राइजेज का केस याद है? सर, अगर याद हो तो 3 नंबर के लिए ज़रूर लिख के आना, केस का नाम तो ज़रूर लिख के आना, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे जुडिशियल डिसीजन बोला है। और सर, अगर आपको नहीं याद आ रहा फॉर सम रीज़न, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो अगर कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है तो आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन का आंसर लिख के आ सकते हो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस कोट करके आ सकते हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपके लिए रेलिवेंट हो ही जाएगा। एग्जैक्टली रेलिवेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है। बिल्कुल ना लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो लिख के ही आओ, ठीक है? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर सी क्या कहते हैं? नेपट्यून प्राइवेट लिमिटेड applied to registrar of companies for getting status of a dormant company and the application were approved. In this connection, the company wants to know the following in light of the provisions of the Companies Act 2013. Is it permissible for a dormant company to allot any security to any person and file return thereof? सर, क्या आपकी डॉर्मेंट कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर सकती है क्या वाइल द कंपनी इज अ डॉर्मेंट कंपनी? क्या कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर सकती है क्या? सर, याद रखिएगा कि हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 या 445। सर, सेक्शन आपका 445 है ना मेरे ख्याल से, नहीं 455 नहीं 445 है, हाँ। एक बार ही चेक कर लेना यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया 445 होता है या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। सर, सेक्शन 445 या 455 में से कोई एक सेक्शन होता है जो कि आपको यहाँ पे बताता है कि यार जो कि आपको यहाँ पे बताता है डॉर्मेंट कंपनी की डेफिनेशन। और सर, डॉर्मेंट 455 है ना? हाँ, ठीक है। सेक्शन 455 जो है यहाँ पे हमें बताता है डॉर्मेंट कंपनी की डेफिनेशन। और सर, यहाँ पे हमें कहता है कि यार डॉर्मेंट कंपनी आपकी कोई भी कंपनी होगी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। सर, किन किन ट्रांजैक्शन को हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं? सर, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन आता है आपका शेयर इशुएंस का फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। तो सर, यहाँ पे क्या आपका डॉर्मेंट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? द आंसर इज येस, बट ऑब्वियसली इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी लॉ, कि भाई कंपनी लॉ को यहाँ पे मीट करने के लिए हमने यहाँ पे अपना ये पर्टिकुलर शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है? और सर, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको उसका रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। आप ये अवॉइड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। रिटर्न तो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ शेयर इशूएंस। बाकी 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, फिर हमारा टाइम हो गया है। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न एनुअली विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड? द आंसर इज येस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है डॉर्मेंट कंपनी का MSc 3 के अंदर, ठीक है? तो MSc 3 के अंदर आपको यहाँ पे डॉर्मेंट कंपनी का जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब फाइल करना पड़ता है कि एनुअली आपका क्या सर, पर यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि शेयर्स इशू कर सकते फॉर पर्पस ऑफ लॉ। हाँ, तो उस सिचुएशन में बच्चे अज्यूम करके चलेंगे अपन। आप आंसर में लिख सकते हो अज्यूमिंग दैट द शेयर्स वर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, ठीक है? What is the relevance of MSc 5 if a dormant company wants to get a status of active company? सर, अगर आपको एक्टिव कंपनी बनना है वापस से तो याद रखिएगा आपको MSc 5 फॉर्म फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। ROC फिर आपके फॉर्म को कंसिडर करके आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्टिव कंपनी बना देता है फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनी। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हम लोग 2 ही क्वेश्चंस देख पाए, थोड़ा सा समय कम होने के कारण से। वैसे अगर हम देखें तो हम लोगों ने 5 और 4 हाँ 4 एक क्वेश्चंस तो देख ही लिए यार।
काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हमने, 9-10 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।